ये कहानी एक 12 साल के बच्चे की है जिसे उसकी मॉम की गवाही की वजह से 5 साल की सजा हुई है और अब उसने अपने मॉम डैड के खिलाफ केस कर दिया है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग माई पेरेंट्स आर माई एनिमी। कहानी की शुरुआत में हमें जेल में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी उम्र 12 साल है। इस बच्चे का नाम ज़ैन है। इसे कत्ल के इल्जाम में 5 साल की सजा हुई है और आज इसे दूसरे केस के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा है। दरअसल ज़ैन ने अपने आप को पैदा करने के लिए अपने माता पिता पर केस कर दिया है। इस केस को कवर करने के लिए कोर्ट के बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और अब ज़ैन को जज के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर उसके माता पिता भी हैं, साथ ही ज़ैन की वकील भी है। तो जज को बताती है कि ज़ैन के माता पिता ने अपने किसी भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया। जज ज़ैन के माता पिता को बताता है कि तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे ऊपर केस किया है। उसकी मॉम बहुत ही रूडली बात करती है। इससे पता चलता है कि ज़ैन की मॉम के दिल में उसके लिए कोई रहम नहीं है। जिस कत्ल के इल्जाम में ज़ैन को सजा हुई है उसी की मॉम ने उसके खिलाफ गवाही दी थी, जिसके बाद उसे 5 साल की सजा हुई। इसके बाद डॉक्टर अपनी रिपोर्ट देता है जिससे पता चलता है कि ज़ैन की उम्र 12 साल है। जज ज़ैन से पूछता है कि तुमने अपनी मॉम और डैड के खिलाफ केस क्यों किया है। ज़ैन कहता है क्योंकि इन्होंने मुझे पैदा किया। और अब ज़ैन अपनी कहानी सुनाता है। कहानी अतीत में जाती है। यहाँ में ज़ैन को दिखाया जाता है जो अलग अलग मेडिकल स्टोर में जाकर दवाइयाँ खरीदता है। कई बार मेडिकल स्टोर वाला कहता है कि अपने मॉम डैड को बुला कर लाओ, हम तुम्हें ये दवाइयाँ नहीं दे सकते। पर ज़ैन कोई ना कोई बड़ा बहाना बनाकर दवाइयाँ ले लेता है, जिसके बाद उसकी मॉम उन्हीं दवाइयों को पानी में घोलकर उनमें कपड़े भिगाती है और उन कपड़ों को सुखाने के बाद वो उन कपड़ों को जेल में अपने बड़े बेटे को देकर आती है जो कि सजा काट रहा है और वो उन्हीं नशीले पदार्थों वाले कपड़ों को जेल में बेचता है। ज़ैन को सब कुछ अपनी मॉम डैड के कहने पर करना पड़ता है। ज़ैन एक छोटे से घर में अपने भाई बहनों और अपने माता पिता के साथ रहता है। घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इस घर का जो ओनर है उसका नाम आसाड है, जिसकी एक दुकान भी है। वो इनसे घर का किराया तो नहीं लेता, इसके बदले वो ज़ैन और उसके भाई बहनों से अपनी दुकान का बहुत काम करवाता है। सबसे ज्यादा काम ज़ैन को करना पड़ता है क्योंकि अभी वो घर में सबसे बड़ा है। हालांकि उसका बड़ा भाई भी है लेकिन इस वक्त वो जेल में है। ज़ैन पूरा दिन आसाड की दुकान का काम करने के बाद नींबू पानी भी बेचता है। एक दिन रात को देखता है कि उस बिस्तर पर जहां पर उसकी छोटी बहन सोती है वहां पर खून लगा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद दिन में वो अपनी बहन से मिलता है जहां पर वो देखता है कि उसकी बहन के कपड़ों में भी खून लगा है। वो सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद वो अपनी बहन को बाथरूम में ले जाता है और कहता है कि जब तुम्हारी फ्रेंड के कपड़ों से इसी तरह से खून निकला था उसके बाद उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी थी, इसलिए तुम्हें बात किसी को मत बताना। वो अपनी बनियान निकाल कर अपनी बहन को देता है और कहता है कि इससे खून साफ कर लो। साथ ही उसे वार्न भी करता है कि इस बारे में मॉम डैड को कुछ मत बताना क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारी शादी आसाड के साथ कर देंगे। ज़ैन की बहन कहती है कि उसने हमें रहने के लिए घर दिया है, वो अच्छा इंसान है। ज़ैन कहता है कि नहीं, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो सारे गलत काम करता है। दरअसल आसाड की नजर हमेशा से ज़ैन की बहन के ऊपर थी और इस बात को ज़ैन अच्छे से भांप गया था। इसीलिए आसाड जब भी ज़ैन की बहन को कुछ देता था तो आसाड उस चीज को फेंक कर अपनी बहन को वहां से लेकर निकल जाता था। और अब ज़ैन आसाड की दुकान में जाता है और वहां से कुछ पैड्स चुरा कर अपनी बहन को देता है और उसे समझाता है कि पैड्स को किस तरह से पहना जाता है। दरअसल उसकी बहन को पहली बार पीरियड्स हुए हैं। हालांकि ज़ैन बहुत छोटा है लेकिन वक्त ने, हालातों ने उसे बहुत समझदार और जिम्मेदार बना दिया है। ज़ैन और उसकी बहन अपने मॉम डैड से इस बात को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। एक रात को ज़ैन अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसके डैड साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आसाड को इस बात का पता चल गया तो वो हमें घर से निकाल देगा। लेकिन ज़ैन की मॉम अच्छे से जानती है कि अगर वो स्कूल जाएगा तो उसे राशन मिलेगा जिससे इनकी खाने की समस्या दूर हो जाएगी। वो कहती है कि मैं आसाड से बात करूंगी। ज़ैन सुबह कुछ घंटों के लिए स्कूल जाएगा और रात को उसका सारा काम कर देगा। हालांकि वो उससे बात भी करती है लेकिन आसाड मना कर देता है और अब वो गुस्से में ज़ैन से पहले से भी ज्यादा काम करवाता है। एक शाम को ज़ैन जब घर आता है तो देखता है कि घर में बहुत सारी मुर्गियां हैं जो किसी ने तोहफे में दी है। जब वो अंदर जाता है तो वहां पर आसाड और उसके माता पिता होते हैं, साथ ही उसकी छोटी बहन सज धज कर उनके सामने बैठी होती है। वो समझ जाता है कि उसके मॉम डैड आसाड से उसकी बहन की शादी करवाना चाहते हैं। वो अपनी मॉम को समझाता है। उसकी मॉम कहती है कि अगर हमने आसाड से उसकी शादी कर दी तो हमेशा हम इस घर में रह सकते हैं, नहीं तो आसाड हमें इस घर से निकाल देगा। ज़ैन इसका विरोध करना चाहता है लेकिन उसे रोक दिया
दिया जाता है, जिसके बाद आसाड से उसकी बहन की शादी पक्की कर दी जाती है। अगली सुबह ज़ैन अपनी बहन के कान में कहता है कि आज तुम तैयार रहना, दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। इसके बाद वो अपनी मॉम के पर्स से कुछ पैसे चुराता है, साथ ही वो आसाड की दुकान से कुछ सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो बस स्टेशन में जाता है, जहाँ से वो बस की 2 टिकट्स लेता है। बस वाला कहता है कि कुछ ही मिनट्स में बस निकलने वाली है, इसीलिए भागकर वो अपनी बहन को लेने के लिए घर जाता है। लेकिन वहाँ पर उसके मॉम डैड को पता चल गया होता है कि दोनों यहाँ से भागने वाले हैं, इसीलिए इन दोनों को बहुत पीटा जाता है। जिसके बाद ज़ैन के पिता ज़ैन की बहन को आसाड के घर छोड़ आते हैं। ज़ैन अपनी मॉम से कहता है कि तुम इस दुनिया की सबसे गंदी मॉम हो, और घर से भाग जाता है और उसी बस में बैठ जाता है जिसकी उसने टिकट्स ली थी। ज़ैन की आंखों में दर्द होता है क्योंकि वो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। वो एक जगह उतर जाता है जहाँ पर मेला होता है। मेले में वो एक झूले पर बैठकर आसमान को देखता है। उसकी आंखों में, उसके मन में उदासी है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी में इतना दर्द, इतना दुख क्यों है। रात को ज़ैन वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे भूख लगी होती है। वो एक आदमी के पास जाता है और खाने के लिए कुछ मांगता है। तभी ऊपर से एक लेडी जो उसे देख रही होती है, जिसका नाम राहिल है, जो यहाँ पर एक माइग्रेंट है और एक क्लीनर के तौर पर पार्क में काम करती है। उसे ज़ैन पर दया आ जाती है। वो उसे बुलाकर खाने के लिए कुछ चीजें देती है। इसके बाद ज़ैन मार्केट में सबसे काम मांगता है, क्योंकि उसे काम चाहिए। काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा जिससे वो खाना खा सकता है, पर उसे काम नहीं मिलता। वहीं हमें राहिल को दिखाया जाता है जो कि क्लीनर है। वो सबसे कहती है कि आखिरी वाला वॉशरूम खराब है। दरअसल आखिरी वॉशरूम में उसका छोटा सा बच्चा है जो सो रहा है, जिसे वो अपने साथ काम पर लाती है क्योंकि घर पर उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। और अब जब वो घर वापस जा रही होती है तभी ज़ैन उसके पीछे पीछे आता है। राहिल सोच में पड़ जाती है, लेकिन उसे ज़ैन पर बहुत दया आती है। जिसके बाद वो ज़ैन को अपने घर ले आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे बच्चे का ध्यान रखना होगा। ज़ैन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे रहने के लिए घर मिल गया है और अब वो राहिल के बच्चे का ध्यान रखता है। एक शाम को राहिल उसे बताती है कि मैं इथोपिया से हूँ, मुझे यहाँ पर घरेलू काम करने के लिए लाया गया था। जिसके बाद मुझे एक आदमी से प्यार हो गया, मैं उसके साथ भाग गई और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो वो आदमी मुझे छोड़कर भाग गया। मेरे डॉक्यूमेंट्स आज भी उसी ओनर, उसी लेडी के पास है जिसके घर पर मैं काम किया करती थी। अब ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स बना सकूं और ना ही मैं उसके घर वापस काम करने के लिए जा सकती हूँ। दरअसल राहिल ने एक ब्रोकर के थ्रू अपने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए होते हैं और उन्हीं के सहारे वो यहाँ पर रह रही होती है। अब ज़ैन राहिल के घर पर बहुत अच्छे से रहना शुरू कर देता है। वो उसके बच्चे का बहुत ध्यान रखता है, लेकिन एक दिन वही ब्रोकर उसके घर पर आता है जिसने उसके नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और वो उसके बेटे को लेकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो उसके बेटे को बेचना चाहता है। राहिल उसके पास जाती है। वो कहता है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, तुम्हें उन्हें रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। लाल के लिए वो राहिल को 1 हफ्ते की मोहलत देकर उसके बेटे को लौटा देता है और अब उसे 1 हफ्ते में पैसों का इंतजाम करना है। राहिल के पास पैसे नहीं है। पैसे जुटाने के लिए वो अपने बाल कटवा कर बेच देती है, लेकिन अब भी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। वहीं एक रात राहिल घर वापस नहीं लौटती। ज़ैन और उसका छोटा बेटा पूरी रात उसका इंतजार करते रहते हैं। अगली सुबह ज़ैन उस जगह जाता है जहां पर राहिल काम करती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि कल रात को राहिल यहां पर नहीं थी। यहाँ से उसे उस ब्रोकर का एड्रेस भी पता चलता है जिसने राहिल के डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे और अब ज़ैन वहां पर जाता है। वहां पर वो ब्रोकर उसके हाथ में बच्चा देखकर उसे खाने का लालच देता है ताकि वो खाने के बदले उस बच्चे को उसे दे दे, पर ज़ैन एक समझदार बच्चा है, वो वहां से निकल जाता है। पूरे दिन वो राहिल को ढूंढता रहता है। रास्ते में उसे एक लड़की भी मिलती है जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब निराश होकर ज़ैन घर वापस लौट आता है। एक और रात बीत जाती और राहिल घर वापस नहीं आती। अगले दिन भी ज़ैन राहिल को ढूंढता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। ज़ैन को लगता है कि वो अपने बच्चे को उसके पास छोड़कर कहीं चली गई, इसीलिए अब वो खाने का इंतजाम करने के लिए इधर उधर भटकना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कहीं से खाना नहीं मिलता। वो तय करता है कि वो घर के बर्तन बेचकर खाने का इंतजाम करेगा, इसीलिए घर के सारे बर्तन लेकर उस छोटे से बच्चे के साथ वो घर से निकल जाता है। जब वो मार्केट में जाता है तो उसे वही लड़की मिलती है जो उसकी दोस्त बनी है। वो ज़ैन को बताती है कि वो ब्रोकर जल्दी मेरा पासपोर्ट बनवाएगा, जिसके बाद वो मुझे स्वीडन भेज देगा। तुम भी उससे बात कर लो ताकि तुम भी मेरे साथ स्वीडन जा सको। दरअसल ये बच्ची सीरिया से है और यहाँ पर एक रिफ्यूजी के तौर पर रह रही है।
ज़ैन अब उस कैंप में जाता है जहां पर सीरिया के सारे रिफ्यूजी है और झूठ बोलकर वहां से कुछ राशन ले लेता है, जिससे उसका कुछ दिनों के लिए खाने का इंतजाम हो जाता है। वहीं राहिल जो कि जेल में है, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो यहाँ पर इलीगली रह रही है। वहीं ज़ैन को अपने कपड़ों में दवाइयों का वही पर्चा मिलता है। इस पर्चे से उसके मॉम डैड उससे दवाइयाँ मंगाते थे जो कि नशीली दवाइयाँ थी और अब ज़ैन के पास पैसे कमाने का एक रास्ता है। वो फिर से दवाइयाँ खरीदता है और उन दवाइयों को बेचता है, लेकिन कई बार उसे पैसे नहीं मिलते और कई बार ऐसे लोग जो कि नशा करते हैं उसे पैसे भी नहीं देते और मारते भी हैं। एक दिन ज़ैन जब घर वापस लौटता है तो देखता है कि घर पर ताला लगा है। दरअसल जिसका एक घर है उसने किराया ना देने की वजह से इनका सामान बाहर फेंक दिया और घर पर ताला लगा दिया। उसके बाद ज़ैन और राहिल का बेटा जो उसके पास है, जो उसकी जिम्मेदारी है, ये दोनों सड़क पर आ जाते हैं। यहाँ पर ज़ैन कई बार सोचता है कि वो उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर चला जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद वो उस छोटे बच्चे को उसी ब्रोकर के पास ले जाता है। ज़ैन को भरोसा दिलाता है कि वो इस बच्चे को एक अच्छे घर में देगा जहाँ पर इसकी अच्छी परवरिश होगी और बच्चे के बदले वो उसे पैसे देता है। साथ ही कहता है कि जाओ और अपनी कोई आईडी लेकर आओ ताकि मैं तुम्हें बाकी बच्चों के साथ स्वीडन भेज दूं। दरअसल ये ब्रोकर झूठ बोल रहा होता है, ये बच्चों की तस्करी करता है। और अब ज़ैन अपने घर पर आता है, अपने डैड से कहता है कि मुझे मेरी आईडी चाहिए। ज़ैन आज इतने महीनों के बाद घर वापस लौटा, इसीलिए उसके पिता उसे बहुत उल्टा सीधा कहते हैं। साथ ही इन्होंने अपने किसी बच्चे की कोई आईडी नहीं बनाई होती। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास आईडी होती तो हम हॉस्पिटल अपनी बेटी को ले जाते। ज़ैन को यहाँ पर पता चलता है कि उसकी छोटी बहन, जिसकी आसाड से शादी करवा दी गई थी, कम उम्र में माँ बनने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और वो इसके लिए आसाड को जिम्मेदार समझता है। इसीलिए चाकू उठाता है और आसाड के पास जाता है। हालांकि उसके माता पिता भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचते, ज़ैन ने आसाड के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। हालांकि वो बच गया था, लेकिन इसके बाद उसे 5 साल की सजा हो गई। आसाड अब भी जिंदा है और वो कोर्ट में होता है। वो जज को बताता है कि ज़ैन की बहन 11 साल की थी, 2 महीनों में ही वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके पास कोई आईडी नहीं थी, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया और उसकी मृत्यु हो गई। ज़ैन यहाँ पर प्रशासन से, सरकार से, अपने माता पिता से और हर एक से सवाल पूछता है, मेरी बहन की क्या गलती थी या मेरी क्या गलती है? लोग बच्चे पैदा क्यों करते हैं जब वो उन्हें संभाल नहीं सकते? ज़ैन बताता है कि मेरी मॉम एक बार फिर से प्रेग्नेंट है, एक और बच्चे को पैदा करना चाहती है ताकि वो उसे भी हमारी तरह जिंदगी दे। ज़ैन की कहानी अब सब लोग जान चुके हैं, इसीलिए सबकी सिंपैथी उसके साथ होती है। साथ ही हमें राहिल को दिखाया जाता है, जिसे ज़ैन ने बता दिया था कि उसने बच्चे को ब्रोकर को दे दिया है। हालांकि ज़ैन को पता नहीं था कि वो उसके बच्चे को बेचेगा, लेकिन राहिल को समझ में आ चुका है, इसीलिए जेल में वो तड़पती रह जाती है। ज़ैन के कोर्ट में सच बोलने की वजह से उसकी सजा कम कर दी जाती है। साथ ही उस ब्रोकर के यहाँ पर छापा मारा जाता है जो बच्चों की तस्करी करता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और उन बच्चों में राहिल का बच्चा भी होता है जो अब तक वहीं पर था। उसे भी वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके बाद राहिल को आजाद कर दिया जाता है और उसके जैसी जितनी भी फीमेल्स यहाँ पर फंसी हुई थी, अब उन सबको उनके देश वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। राहिल को उसका बेटा मिल जाता है, जिससे वो बहुत खुश होती है और उसके दिल से ज़ैन के लिए शुक्रिया निकलता है। वो ज़ैन को बहुत सारी दुआएं देती है और अपने देश वापस लौट जाती है। वहीं कुछ महीनों के बाद ज़ैन को जेल से आज़ाद कर दिया जाता है और उसकी आईडी बनाने के लिए उसकी फोटो खींची जाती है। ज़ैन के चेहरे पर आज कई सालों के बाद मुस्कुराहट आई है और यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।